नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा और विंध्य के लोग सोशल मीडिया अगर आप बहुत अच्छे से एक्सेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में हैं, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में हैं, तो इंस्टाग्राम में आपने एक शख्स को देखा होगा। स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं, उत्कर्ष। उत्कर्ष की जर्नी जो है ये मतलब इतनी आपको मोटिवेट करने वाली है। मैं आज इसीलिए उत्कर्ष से मिलने आया, उत्कर्ष को बुलाया कि मैं आपके साथ एक सेशन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि जिन लोगों को ये लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, उनको भगवान ने बहुत कुछ नहीं दिया है या फिर बहुत संघर्ष है, वो उत्कर्ष से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उत्कर्ष टीआरएस कॉलेज में स्टूडेंट हैं और एक सड़क हादसे में जो सड़क हादसा ऐसा था कि शायद उसके बाद किसी ने ये हिम्मत ना जुटा पाए कि कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। उत्कर्ष ने एक्सरसाइज और उस हौसले को कभी टूटने नहीं दिया और आज पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, डिपेंडेंट भी हो रहे हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उत्कर्ष उनके जीवन का जो ध्येय है उसको पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्कर्ष, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि सोशल मीडिया में मैंने देखा, इंस्टाग्राम में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपसे बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। फॉलोवर्स नहीं है, फैमिली है मेरी। हाँ, वो फैमिली है। उत्कर्ष, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा इस चीज़ को भी लोग जानें कि कैसे ये हादसा हुआ था, कब हुआ था और उसके बाद कैसा जीवन रहा, किन-किन पड़ाव को आपने पार किया? एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2015 में। मेरे पिताजी ऑटो चला रहे थे। हम लोग बैठे थे पीछे एक रिलेशन में गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। तो करीब रात को 9-10 बजे यहीं बेला पे एक्सीडेंट हुआ था इनोवा से। तो ऑटो पलटी, मैं सो रहा था बीच वाली सीट पे। तो जब मुझे होश आया तो मैं ऑलमोस्ट संजय गांधी हॉस्पिटल में था। मेरा कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो चुका था। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद फिर जैसे गाँव गया, ऐसा था कि एक बेड में मैं लेटा हूँ, एक बेड में पापा, एक बेड में छोटा भाई, मम्मी सबका काम कर रही हैं। तो ये सिचुएशन थी, तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत कठिन था। और सबसे बड़ी बात कि जब आप ऐसे जगह पे हो, सबसे पहले मैं गाँव वाले लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार में भला कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर हो तो आप जाओ, तो आप हिम्मत दो। क्या होता था, लोग जैसे आते हैं घर देखेंगे तो वो सबसे पहला आके बेड के पास बैठने के बाद उनके मुँह से एक शब्द निकलता था कि अब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो एक तो आप अपने पेन से मतलब है ना? और उसके बाद फिर लोग आके ऐसा बोलेंगे। वो सारा टाइम रहा 1-2 साल, उसके बाद फिर हमको पता चला यहाँ 2 साल तो मेरा मेरा पूरा ऐसे बेड में था, लेटे रहना, यूरिन का कोई सेंसेशन नहीं, मोशन का कोई सेंसेशन नहीं, सब बेड में होता था। सब मम्मी करवाती थी। 2 साल के बाद 2017 में मैं आ गया रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस में मुझे सर मिले डॉक्टर इम्तियाज़ अली सैयद। तो वो मेरी फिजियोथेरेपी करवाने लगे और काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई मेरी, कैलिपर वॉकर के सपोर्ट से चलने लगा। फिर एक मैम हैं डॉक्टर गीता मिश्रा, वो भी मेरी लाइफ में आई, मतलब वहीं रेड क्रॉस पे उन्होंने भी जॉइन किया। तो मैम का भी योगदान मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रहा, मतलब उन्होंने मुझे समझ लीजिए कि अगर आज मैं यहाँ पे आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, तो जो आप बोल रहे हो कि जज़्बा एक, तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ज़िंदगी खत्म नहीं होती। अगर आपका माइंडसेट बहुत बड़ा हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इन दोनों लोगों का एज़ फिजियोथेरेपिस्ट और एज़ क्या बोल सकते हैं कि गाइडेंस बहुत बड़ा योगदान रहा है, और खास तौर में गीता मैडम का। उन्होंने मुझे जीवन में एक चीज़ सिखाई कि इंसान को हारना नहीं चाहिए। मतलब उनको इसलिए मैं खास तौर में बोल रहा हूँ, दोनों का बड़ा योगदान है, पर उनका खास तौर में इसलिए क्योंकि मैं उनको अपनी दूसरी कह सकता हूँ कि माँ का दर्जा देता हूँ। मतलब अगर आज मुझे बुखार भी आ जाए तो मैं मम्मी को बताने नहीं जाता, मैं मैम को बताता हूँ। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह सारी चीज़ें, मैं पढ़ाई-लिखाई करने लगा, धीरे-धीरे सपोर्ट होने लगा। तो मैम ने मुझे एक बार बोला था कि बेटा तुम मार्शल आर्ट जॉइन कर लो। तो मैंने कहा मार्शल आर्ट में मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, कैसे कर लूँ? तो बोली नहीं तुम करो, सब हो जाएगा, हम लोग हैं, हम करवाएँगे। फिर मार्शल आर्ट जॉइन किया तो हमारे तोष राम कनोजे सर थे, वो प्रैक्टिस करवाते थे और अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस करवाते थे। खेलता रहा, धीरे-धीरे बैकबोन में स्ट्रेंथ आने लगी। फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जैसी ज़िंदगी तो बहुत सारे लोग जी रहे होंगे जो इस जगह पे अभी परेशान होंगे, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने सोशल मीडिया का रास्ता चुना। जब मैं वीडियोज़ बनाने लगा तो उस टाइम पे ना मेरे पास अच्छा फ़ोन था, ना कुछ था, तो जैसे मैं ऐसा करता था, मुझे कोई दिख गया, भैया 2 मिनट मेरी वीडियो बना दो। भैया आप यकीन मानिए कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने वीडियो बना दी है और हफ्ते-हफ्ते 2-2 महीने तक कई बार तो भेजी ही नहीं है। और दोस्तों के फ़ोन से मैं वीडियो अपलोड करता था। ये सारा दौर चलता रहा स्ट्रगल का। उसके बाद कॉलेज गया। कॉलेज में वीडियो बनाता था। तो आप समझिए कॉलेज में 3 साल तक मेरी लाइफ़ ऐसी रही है कि मेरे दोस्त नहीं रहे हैं। सिर्फ़ इस कारण से, ये सोसाइटी का है कि मैं व्हीलचेयर में था। लड़के-लड़कियाँ मुझसे सिर्फ़ इसलिए बात नहीं करती थी कि मैं अगर व्हीलचेयर में बैठा हूँ तो उनको लगता था कि ये एक अजीब इंसान है। मतलब पूरे कॉलेज में मात्र मैं व्हीलचेयर में था। उस दिन मैंने ये ठाना था कि एक दिन ऐसा लाऊँगा कि इसी कॉलेज में हर आदमी सिर्फ़ मुझसे बात करना चाहेगा। और फिर मैंने मेहनत करना चालू करी। मतलब क्या होता है ना कि जब लाइफ़ में कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, फिर आप किस चीज़ से डरोगे? बेइज़्ज़ती उसकी होती है जिसकी कोई इज़्ज़त होती है। बेइज़्ज़ती तब होगी, मेरी इज़्ज़त ही नहीं थी कोई। तो पहले मुझे इज़्ज़त बनाना था, फिर बेइज़्ज़ती होती रही। तो वो जो बेइज़्ज़ती हो रही थी, वो बेइज़्ज़ती नहीं थी। वो ये था कि बेटा तेरी कोई औकात नहीं है, तू उठ और मेहनत कर। इन लोगों को दिखा। फिर मैं करने लगा और जैसे आप बता रहे हो कि सारी चीज़ें स्ट्रेंथ वगैरह, तो फिर आदमी
जब कुछ नहीं बचता ना लाइफ में, फिर मेहनत करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता दूसरा। मैंने देखा ओपन जिम जो है यहाँ हाँ। पर, मैं वहाँ पे आपको वर्कआउट करते देखता था। उधर जो साइंस कॉलेज के उस साइड है, वहाँ पर भी मैंने आपको वर्कआउट करते देखा। ये कहाँ से हुआ कि इस तरह से वर्कआउट करते हुए मैं रिकवरी कर पाऊँगा? क्योंकि कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली क्या है, मैंने जैसे बताया कि मैम ने मुझे गाइडेंस किया था कि मॉर्निंग में जाओ वर्कआउट करो, और ओपन में करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप नेचर के साथ करते हो। तो नेचर का बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पेड़-पौधे, हवा चल रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो। तो धीरे-धीरे जब करते-करते मेरे को स्ट्रेंथ मिलने लगी, मेरे को लगा कि ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को जो यूरिन वगैरह में सेंसेशन आया, मोशन में सेंसेशन आया, वो योगा कर के आया, कपालभाति कर के। मैं रोज़ 200, 400, 500 बार कपालभाति अभी भी करता हूँ। और फिर एक होता है ना कि एक, जैसे समझ लीजिए मैं गलत शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे नशा समझ लीजिए। किसी को सिगरेट पीने का नशा हो गया, तो वो फिर डेली दिन में 2-4 बार जब तक पी ना ले तो उसकी आदत नहीं होती। तो वैसे ही मेरा है कि जब तक दिन में मैं 2-4 बार मतलब सुबह और शाम को जब तक वर्कआउट ना कर लूँ, तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, और ये ऐसा है। मैंने अभी देखा कुछ आपके वीडियोज़ देखे, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर आप लड़ रहे थे, लोगों के हाँ, साथ बैठे थे, हाँ, विरोध दर्ज करा रहे थे। हाँ। क्या कुछ हुआ था? वो हुआ ऐसा था, एसएससी का प्रोटेस्ट था, तो मेरे कुछ दोस्तों ने एसएससी का फॉर्म भरा था। मैंने नहीं दिया, मेरा फॉर्म नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि उत्कर्ष ऐसा-ऐसा है, तो क्या किया जाए? और आदित्य रंजन सर, बेसिकली मैं उनसे मैथ पढ़ता था। मैं पूरे अभी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा था तो मैंने भी फॉर्म डाला था। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप अ, लोगों के लिए लड़ने गए थे। मैं लड़ने इसलिए गया था, मुझे लोगों से इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं आदित्य रंजन सर जिन्होंने प्रोटेस्ट करवाया था, मैं उनसे मैथ पढ़ता था ऑनलाइन। तो उन्होंने जब वो कैंपेन चलाया तो उनको लगा कि यार हमारे टीचर के साथ इतना बुरा हो रहा है, हम उनसे पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इतना तो करना चाहिए अगर हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है। तो फिर मैंने लड़कों को इकट्ठा किया, हमने जाके प्रोटेस्ट किया, और आदित्य रंजन सर ने भी उस वीडियो को शेयर किया था। उत्कर्ष, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने हर दौर को देख लिया है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल के हो आप और आपने हर दौर को देख लिया है। एक आध बार जीवन में ऐसा पॉइंट तो आया होगा ना कि टूट गए, हताशा आई तो होगी, लेकिन आप वहाँ से भी उठकर खड़े हुए और आगे बढ़े। उस टाइम फ्रेम को बताइए। देखिए, हताशा आती है, और जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, जैसा कि मैंने बताया, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, आगे कुआँ, पीछे खाई, अब क्या करेंगे? कूदना पड़ेगा आपको, रास्ता है नहीं कोई दूसरा। तो हताशा होती है, और हताशा होती है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। तब मैं बुक्स का सहारा लेता हूँ, और बुक्स में मैं कुछ किरदार ऐसे मानता हूँ, जैसे छत्रपति संभाजी महाराज। मैं बताता हूँ, जब भी आप जीवन में अपने आप को ये पाओ कि आप कमज़ोर हो, तो आप अपने से और कमज़ोर को देखो। आपका हौसला अपने आप बढ़ जाएगा। अगर मैं ये सोचूँगा कि मैं चल नहीं पाता, तो कमज़ोर हूँ। पर अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको आँख में दिखाई नहीं दे रहा, जिसको सुनाई नहीं दे रहा, जो बोल नहीं पा रहा, बेहतर हूँ। फिर अब ये है, यही है। और बुक्स में जैसे संभाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह महाराज, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बेहतरीन होनी चाहिए। भगत सिंह के टाइम में कोई ऐसा भी रहा होगा जो 200 साल जी के अपनी ज़िंदगी गया है, 100 साल जी के गया है, उनको हम कोई नहीं जानते, मगर भगत सिंह को पूरी दुनिया जानती है। तो कुछ ऐसा करके जाइए कि आपसे समाज प्रभावित हो, लोग प्रभावित हों, और एक टाइम के बाद ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है कि आपकी ज़िंदगी का विज़न ना चाहते हुए भी कुछ और हो जाता है। जब आप कॉलेज आए तो आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, साथ में थे लोग, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं था। हाँ, और उसका रीज़न आपने जो बताया कि आप व्हीलचेयर में थे व्हीलचेयर इसलिए में। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था। पूरा कॉलेज का एक माहौल था, लेकिन उसमें क्या उत्कर्ष अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था? हाँ, उस टाइम पे कर रहा था, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं अकेले जाके बैठ के रोता भी था कि यार मेरे से ही लोग क्यों बात नहीं करते हैं, मुझे क्यों अजीब तरीके से देखते हैं। तो होता था, पर फिर जब मैंने बुक्स पढ़ना चालू करी, एक बुक है, बुक का नाम है जीत आपकी, शिव खेड़ा जी की बुक है। उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है कि अगर वो कुछ करना चाहे और ना कर पाए, या तो वो इंसान नहीं है, या तो वो ढंग से सोचा नहीं है। पितामह भीष्म भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे, एक इंसान ही थे, भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ दिए। तो वो जब भगवान की प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, तो क्या हम अपने छोटे-मोटे जीवन को मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ, छोटे-मोटे जीवन को आप क्रॉस करके नहीं जा सकते आगे। और एक ऐसा डेस्टिनेशन जिसका एक कोई अगर आपको ये हो कि आपको लाइफ टाइम यहाँ रहना है, आपको कभी मरना ही नहीं है, आप अमर हो, तो आप डरो। तो जन्म के साथ एक चीज़ फिक्स हो जाती है, मृत्यु। वो तय है, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, तो वो तो होना ही है, उससे क्यों डरना? लेकिन जब तक हो तब तक कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपके बारे में बात करें, और भैया देखिए, रही बात पैसे कमाने की, तो जो इंसान एक रोड के किनारे ठेला लगाता है, वो भी पैसा कमा लेता है। तो
कुछ समाज के लिए करिए। और एक बात, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। समाज के लिए करने का मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे वीडियो बनाइए, ये नहीं है कि आप पैसा डोनेट करिए। समाज के लिए करने का मतलब ये कि अगर आप रोड से जा रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो अंधा है, सॉरी जो विज़न उसका नहीं, वो देख नहीं पा रहा है, आपने उसको रोड क्रॉस करवा दी। कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं पा रहा, आप उसके लिए ट्रांसलेटर बन जाइए। अपने घर में अपने माँ-बाप की हेल्प करिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए, अपने सोसाइटी पे आप अच्छे रहिए, लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए। मुझे लगता है ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है करना। अच्छा, अभी आप काम भी कर रहे हैं। जब आप पार्ट टाइम जब आपको मौका मिलता है, पढ़ाई के साथ-साथ आप काम भी करें। क्या काम कर रहे हैं? मैं ज़ोमैटो पे एज़ अ डिलिवरी पार्टनर काम कर रहा हूँ। अच्छा। हुँ। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके लिए भी एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम ज़ोमैटो पे काम इसलिए करते हो कि तुमको वीडियो बनानी है ना? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। तो उसका जवाब ये है कि भाई देखो क्या है कि जब हम काम करते हैं, जैसे आप समझो हम किसी के यहाँ पार्ट टाइम पे काम करने जाते हैं, तो हमको डेली तो छुट्टी देगा नहीं। जैसे मुझे बॉम्बे जाना था 3 दिन के लिए, तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती। ज़ोमैटो में हम अपने बॉस खुद होते हैं, हमारे पास टाइम है तो हम काम करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। जैसे अब मैं, मेरा रूटीन ऐसा रहता है कि मैं शाम को 7 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाता। अब मैं जब 7 बजे फ्री होता हूँ, तो फिर मैं आईडी लॉगिन करता हूँ, 7 से 10, 9, 2 घंटे काम करता हूँ, 3 घंटे जितना मेरे पास टाइम होता है। तो मेरा मन है तो मैं कर रहा हूँ, नहीं है तो नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से मैं ज़ोमैटो में काम कर रहा हूँ, ये रीज़न है। सोनू सूद आए थे रीवा, जी, उस समय आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। जी, उस समय बिल्कुल। आपने एक वीडियो भी किया था। हाँ, बहुत इमोशनल वीडियो था मेरे लिए तो, लोगों हाँ। के लिए भले ये लगा हो कि बड़ा गुस्सा था ये वो, और आपने वहाँ पे बोला था, हुँ। बहुत सारी चीज़ें बोली थी और उसके बाद फिर आप मुंबई गए थे सोनू सूद से मिलके। क्या घटनाक्रम था और फिर कैसे मुलाकात? एक्चुअली वो हुआ ये था कि अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, एक ऑर्गेनाइज़र ही थे। मैं पहली बात तो देखिए, भगवान का आशीर्वाद ये है कि अगर रीवा में मैं किसी से मिलना चाहूँ, ना मिल पाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी लोगों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है। तो वो मुझे वहाँ ग्राउंड में मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको मिलवा देंगे, तो मैंने अपनी कोशिश बंद कर दी वहाँ से। अब 8 बजे जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर साढ़े 8 बजे फ़ोन उठाए तो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। और सोनू सूद सर से मिलना इसलिए मेरे लिए था क्योंकि मैं उनको एज़ अ एक्टर नहीं मिलना चाहता था। एज़ अ एक्टर उनका फ़ैन नहीं हूँ, एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग मैं उनका फ़ैन हूँ, उन्होंने जो काम किए हैं। तो फिर मेरे हाथ में था वीडियो बनाना, मैंने बनाया, बहुत सारे लोग खड़े थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। सोनू सूद सर ने देखा, उन्होंने उस वीडियो में कमेंट किया और पर्सनली मुझे डीएम भी किया, उन्होंने मेरा नंबर माँगा, मैंने उनको अपना नंबर दिया। फिर उनके मैनेजर की तरफ से, ऑफ़िस से मुझे फ़ोन आया कि सर इतने-इतने तारीख तक हैं, आप बॉम्बे आ जाइए। फिर हम बॉम्बे गए, तो वहाँ रहने-वहने का सारा सर ने अपने ही होटल में करवा के दिया और फिर सर से मिलना हुआ, बहुत अच्छा था, करीब 20-25 मिनट हमारी बात हुई, बहुत सारी टॉपिक्स पे बात हुई, वो धीरे-धीरे और आगे मैं लाऊँगा उनको। अच्छा उत्कर्ष, मेरे को ये बताइए कि जिस कंडीशन में आप उठकर खड़े हुए, समाज को एक मैसेज भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग डेली रूटीन के लाइफ में ऐसे भी मिलते होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करते होंगे। जैसे बिल्कुल। कभी कहीं जाना हुआ तो लोग खुद आगे आते होंगे। बहुत सारे लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया होगा। हुँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे जो लोग हैं, जो नहीं चल पाते हैं, संघर्ष उनके जीवन में भी है, तो लोगों के लिए, पब्लिक से आपकी क्या अपील है? सबसे पहले जिनके जीवन में संघर्ष होता है वही सूरवीर होते हैं। संघर्ष हर किसी को नहीं चुनता, वो उसी को चुनता है जिसमें कर पाने की क्षमता होती है। तो अगर आपके हिस्से में, आपके जीवन में ये मैं कहूँगा कि खुशी आई है कि आप चल नहीं पाते हैं या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ ट्रेजेडी, तो आप उसको बोलिए भगवान का धन्यवाद करिए कि आपने मुझे चुना है लड़ने के लिए। ठीक, तो आप लड़िए और करते रहिए। 2 चीज़ें जीवन में, आप कितने भी बड़े बन जाइए या कितने भी छोटे बन जाइए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और अपने आप को मजबूत मत समझिए। वो करने वाला ऊपर वाला है, वो जो चाहेगा वही होगा। बस आप अपना काम 100% करिए, अपनी ईमानदारी से काम करिए। मैं आपको बताता हूँ, 8 साल हो गए सोशल मीडिया में काम करते। आज लोग बात करते हैं कि उत्कर्ष 1 दिन में फ़ेमस हो गया, वो इतनी वीडियो बनाता है, ये है, वो है, पर वो 7 साल पहले का स्ट्रगल किसी को नहीं पता। वो या तो सिर्फ़ मैं जानता हूँ या मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहे हैं वो जानते हैं। 7 साल से मैं एक संस्थान चला रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ कि किस तरह से मेहनत करनी पड़ती हाँ, तो या तो वो जानते हैं या तो मैं जानता हूँ और फिर बस फिर आप अपना काम करिए और सबसे बड़ी बात कि आप अपना काम करिए, समय का इंतज़ार करिए, अपनी मेहनत में कमी मत करिए। जब समय आएगा तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी मेहनत देखेगी। है। आखिरी सवाल, उत्कर्ष क्या करना चाह रहे हो जीवन में? क्या लक्ष्य क्या है? जीवन में लक्ष्य ये है कि मैं अपने भारत देश के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ और अभी मैं फ़िलहाल शूटिंग की तैयारी करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि कुछ मैं सरकार से भी कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, आपने किया। मैं भी गया था आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो सबसे पहले तो वहाँ पे मेरे को परमिशन नहीं मिली खेलने के लिए कि आप पैरा एथलीट हो तो आपके लिए सिस्टम है नहीं। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी बहुत सारे, तो फिर वो मान गए कि ठीक है आप खेलोगे। वहाँ पे एक फ़ीस रखी गई है इस शूटिंग रेंज की, ₹1500 और ₹1000 रखी गई है वेपन की।
2500 रुपए, और आप जितना वहाँ पे मतलब यूज करोगे, अच्छी बात है, फीस आप रखिए। पर उनसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये है, एक निवेदन ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एबल नहीं है और वो सोसाइटी से उठ के आगे आ रहा है, वो इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है कि वो करेगा, तो आप उसको मौका दो। उसके लिए एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि अगर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों को 1200 रुपए महीने का दे सकती है, आप ईमानदारी से बताइए, हाँ। 1200 रुपए दे सकती है, उनको ज़रूरत है, आप उनको सशक्त बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो व्हील चेयर पे है और वो अपने देश का नाम रोशन करना चाहता है, तो क्या आप उसको महीने में 2000-3000 रुपए की उसकी फीस माफ़ नहीं कर सकते? और 1-2 लोग खेलने आते हैं, नहीं कर सकते आप। ये हमारे समाज की सच्चाई है, ये थोड़ा कड़वा है पर सच है। कुछ चीज़ें हैं, मैं सरकार अगर मेरी वीडियो कोई भी देख रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, जैसे रीवा के बहुत सारे पार्क हैं, स्वामी विवेकानंद पार्क है, वहाँ पे ताला लगा रहता है। एक बार मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैं तो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे उठा के उससे भी बड़ा गेट होगा तो वो पार करवा देते हैं अब, है ना? वो व्हीलचेयर के साथ में ले जाते हैं। लेकिन उस दिन एक आंटी आई थी अपने बच्चे को लेके, वो व्हीलचेयर में था। वो पहली बात 2-3 साल बाद घर से बाहर निकला था, पार्क घूमने आया था। वो अंदर सिर्फ़ इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उस गेट में ताला लगा हुआ था। वो देखा, मेरी आँख से आँसू निकल गया, मैं नहीं रह पाया, मुझे वीडियो बनानी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने गाली भी दी वीडियो में, फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोगों ने अच्छा बोला। तो ये बाकी रीवा में हमारी बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है, सारी कुछ चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है। जब आप कहीं पे ऐसी संस्था बना रहे हो, कुछ ऐसे बनाओ तो उसमें बनाओ, रैंप बनाओ ताकि आप हर वर्ग को लेके चलो, वो आगे जा सके, अपना काम कर सकें। तो ये हमारे साथ उत्कर्ष थे। देखिए, हौसला बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा है, लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन्होंने जो अपील की है, अगर रीवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और सरकार, प्रशासन, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक छोटी-सी फीस है, उसका रिलैक्सेशन माँग रहे हैं। विवेकानंद पार्क वाला वीडियो मैंने भी देखा था, गेट में ताला लगा रहना, लेकिन सोचिए कि उत्कर्ष के सपने कितने बड़े हैं। देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है सरकार, प्रशासन ये थोड़ा-सा सपोर्ट कर दें, तो और चीज़ें बहुत बदल जाएँगी। और एक चीज़ भैया कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं कहीं गलत बोलूँगा तो आप बताइएगा। जैसे कई लोगों ने मुझे बोला उस गेट के लिए कि वहाँ पे ताला इसलिए लगाया जाता है कि गाड़ी वाले अंदर चले जाते हैं, पार्क एकदम कॉलेज चौराहे में। मैं आपकी बात मानता हूँ। उसका सही तरीका क्या होता है? उसका सही तरीका ये होता है कि आप किसी गार्ड की वहाँ पे नियुक्ति करिए। कोई एक ऑफ़िस होना चाहिए जहाँ पे हम जैसे लोग, आप पूरा दिन ताला बंद करके रखो, पर कोई ऐसा आदमी जाता है तो उसके लिए एंट्री होनी चाहिए ना, वो भी तो एक समाज का हिस्सा है। उसका भी अधिकार है जाने का। और फिर मैंने उसमें एक बार एक काम करा था कि मैं उस पार्क में एक बाहर लिखवा दिया, कागज में लिख के चिपका दिया कि इस पार्क में दिव्यांगों का आना मना है। सरकार से मेरी अपील है कि या तो आप हमारे लिए सारे जितने भी ऐसे संस्थान हैं उनको खोलो, या तो बाहर लिखवाओ कि इस ये संस्था हैंडीकैप पर्सन्स के लिए अलाउ नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते, हम नहीं जाएंगे, हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी आपसे। और जो मध्य प्रदेश शासन है उनसे भी एक निवेदन है, अपील है, जब आप बात हो ही रही तो पूरी हो, कि आप दिव्यांगों की पेंशन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हो सकता है कि मैं अपना कहीं से खर्चा चला रहा हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं भैया जो हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनके लिए आपकी दी हुई पेंशन बहुत बड़ी होती है। आप वोट बैंक के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ये इससे यही साबित होता है ना कि अगर आप जिसका वर्ग ज़्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश में महिलाएँ हैं, तो आप अपना वोट बनाने के लिए उनको 1200 रुपए महीने का दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, महिलाओं को सशक्त बनाती है। लेकिन अगर दिव्यांगों की संख्या कम है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते, तो आप उनको उनका अधिकार मारोगे। हर राज्य में है, सिर्फ मध्य प्रदेश में पैसा कम दिया जाता है, तो उनका कम से कम आप 1000 तो कर दो यार। बहुत बड़ी बात है, ये गुस्सा बहुत जायज़ है और उत्कर्ष के जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे लगता है चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आम लोग हों, सबको आगे आना चाहिए। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की, लेकिन कितने सही शब्दों में कि आखिर दिव्यांग जो हैं, दिव्यांगजन हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? तमाम चुनौतियों के बीच कैसे ये लोग अपना जीवन बसर करते हैं? कैसे उत्कर्ष संघर्ष के रास्ते आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा मैसेज है। ऐसे तमाम लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है, लेकिन फिर भी उन्हें ये लगता है कि उन्हें शायद भगवान ने कुछ दिया नहीं। आप सोचिए, उत्कर्ष किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन सपने इतने बड़े हैं कि उन सपनों के पीछे उस अपने लक्ष्य को लेकर उत्कर्ष आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और जो लोग भी इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि आप शासन तक, प्रशासन तक ये बात पहुँचाएँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देश के लिए पदक लाना चाहते हैं, ओलंपिक में जाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर सबका सहयोग रहा, तो ये सपना और ज़रूर पूरा और होगा। एक लास्ट बात भैया कि अगर वो फीस वाला जो है वो नहीं भी हुआ, तब भी उत्कर्ष मिश्रा ओलंपिक में जाएँगे। जैसे यहाँ मैं सोनू सूद सर से नहीं मिला था तो फिर मैं मिल के आया हूँ। मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ज़ोमैटो में ज़्यादा काम करूँगा, लेकिन मैं फीस भरूँगा और खेलूँगा और कोई नहीं रोक पाएगा, ये पक्की बात है। अरे, कोई नहीं रोक पाएगा। जय बहुत-बहुत भीम, जय धन्यवाद भारत। और रीवा का सपोर्ट, विंध्य का सपोर्ट उत्कर्ष के साथ बना रहे, यही उम्मीद है। बहुत-बहुत धन्यवाद।